गुड इवनिंग। सबसे पहले तो एक बार के लिए मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लूँ। मॉर्निंग में ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आज भी हमारी क्लास जो है वो प्रॉपरली नहीं लग पाई थी, जिसकी वजह से अदरवाइज अगर प्रॉपरली लग जाती तो शायद हम संडे ऑफ भी रख सकते थे, बट क्योंकि वो क्लास नहीं लग पाई प्रॉपरली, इसलिए हम आज के दिन पे जो है वो एक सेशन, जैसे मैंने आपको मैसेज किया हुआ है कि 1 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली ये सेशन रहेगा, जिसमें जो क्वेश्चन हम मॉर्निंग क्लास में करने जा रहे थे वो और एक छोटा सा टॉपिक और हम लोग जो है वो इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करेंगे, है ना। तो आप लोगों के लिए काम ये रहेगा कि इसमें जो भी 2 टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, टॉपिक नहीं बोलूँगा मैं, 2 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, दोनों के दोनों प्रैक्टिस मैनुअल के और एग्जाम के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। और दोनों का ही जो आंसर है वो आईसीआई के मॉड्यूल में, आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल में बहुत अजीब तरीके से दिया हुआ है, जबकि वो बड़े ही सीधे सीधे और लॉजिकल वे में सिंपली समझकर हो जाता है। ठीक है, तो अब इस टॉपिक के ऊपर जब हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो आपने बस मेरे साथ साथ चलना है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने किए हुए हैं, सिर्फ एक बार ये पूरी क्लास लगा जरूर लेनी है, क्योंकि इसमें जो एंड में एक टॉपिक आएगा वो आपकी नेक्स्ट क्लास के लिए भी एक बेसिक बेस की तरह या बेसिक टॉपिक की तरह काम करेगा, है ना। तो अब टाइम वेस्ट करने के बजाय फटाफट से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन एक तो क्लास में मॉर्निंग में हमने शुरू ही किया हुआ था, उसी को अब मतलब शुरू करने ही लगे थे, प्रॉपर पढ़ नहीं पाए थे उसको, बट अब उसको प्रॉपरली पढ़ के हम लोग सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर है आप लोगों की असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। सो लेट्स स्टार्ट। कहता है कि एक्स कंपनी है, वो इन्वेस्ट किया उसने 1/4/2009 को सर्टेन इक्विटी शेयर्स एज बिलो। हम लोगों के पास अगर रिटर्न निकालनी हो किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो उसका हमेशा देयर इज ऑलवेज वन फॉर्मूला, और वो एक ही फॉर्मूला क्या है हमेशा, कि आप लोगों को अपने लगाए हुए पैसे के ऊपर एग्जैक्टली पैसा मिला कितना माइनस आपने अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट कितना किया था, या ओपनिंग बैलेंस डिवाइडेड बाई जितना पैसा आपने अपनी जेब से इन्वेस्ट किया था। कभी भूल जाए तो याद कर लो कि अगर आप 100 रुपये जो है वो अगर आज जमा कराओ किसी जगह पे इन्वेस्ट करो, बाद में आपको 110 रुपये मिल जाए, तो हाउ मच इज योर रिटर्न? द आंसर इज 10%। निकली कैसे? पैसे मिले कितने माइनस पैसे अपनी जेब से इन्वेस्ट कितने किए थे, डिवाइड बाई अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट कितना किया था, फिर चाहे आपको जिस मर्जी फॉर्म में वो पैसा मिल रहा हो। ठीक है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 67 पहले शुरू करते हैं, जल्दी से करना है, टाइम वेस्ट करने का इसमें कुछ है नहीं। एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्टेड ऑन 1/4/2009 सर्टेन इक्विटी शेयर्स एज बिलो। एक्स ने 1/4/2009 को इन्वेस्ट किया। अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दूं एक बार के लिए टाइम लाइन से, तो एक ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 67 और पीएम का क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 to 12 मार्क्स के बीच में कभी भी आ जाता होता है, तो ध्यान से करना है हम लोगों ने। 1/4/2009 को हम लोगों ने ये पैसा इन्वेस्ट किया किसी सिक्योरिटीज में, है ना, 1/4/2009 को। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछूं रिटर्न निकालनी हो तो उसके लिए मुझे चाहिए क्या होगा, कि जो भी पैसा हम लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके बदले में अब वो पैसा बन कितना चुका है, इन्वेस्ट कितना किया था और अब वो पैसा बन कितना चुका है। दो ही चीजें चाहिए, तीसरी तो हमें कोई वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान से ये कहते हैं दो जगह पैसा लगाया, एक एम कंपनी लिमिटेड में और एक एन में। नंबर ऑफ शेयर्स इसके खरीदे 1000, इसके खरीदे 500, और 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू थी, इसकी 10 रुपये थी, है ना। तो कल को अगर डिविडेंड मिलेगा तो वो तो फेस वैल्यू के ऊपर ही मिलेगा, पर वैसे जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो तो मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है ना। तो 2 लाख रुपए एक में लगाए, 1.5 लाख एक में लगाए। अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में पूछूं कि हाँ पैसा इन्वेस्ट अपनी जेब से किया कितना, तो आप बड़े आराम से जवाब दे सकते हो, सर 3.5 लाख रुपए हम लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास कितना पैसा इन्वेस्ट किया हम लोगों ने? द आंसर इज 3.5 लाख रुपए। कुछ आप लोगों के पास सिस्टम में एक बार के लिए प्रॉब्लम है, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहां दोबारा ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। 1/4/2009 को 3.5 लाख
लाख रुपए मैंने अपनी जेब से इन्वेस्ट किए, दोनों में मिला के, एक में 2 लाख, एक में 1.5 लाख। ठीक है, अब हुआ क्या जी, मेरे पास हुआ क्या कि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन इज देयर, होता क्या है, कहता है इन सितंबर 2009, मतलब सितंबर के मंथ में वो 10% डिविडेंड पे आउट करता है एम। अब ये डिविडेंड जो पे किया जाता है वो हमेशा कौन सी वैल्यू पे होता है, हमेशा फेस वैल्यू पे। तो 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू थी, 10% का फेस वैल्यू दिया, सॉरी डिविडेंड दिया उसने, तो 10 रुपए पर शेयर। मेरे पास 1000 शेयर थे, तो 10 रुपए के हिसाब से मुझे कितना डिविडेंड मिला होगा, 10,000 इसके ऊपर। और जो दूसरा वाला आपकी एंटिटी में अपने पैसे लगाए उसने कितना डिविडेंड दिया, एंड इन अक्टूबर 30% डिविडेंड इज पेड आउट बाय एन। तो इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, तो इसके ऊपर 3 रुपए पर शेयर, तो 500 इंटू 3 1500। तो टोटल डिविडेंड हमें कितना मिला, 11,500 रुपए का। यहाँ पे हमें डिविडेंड के रूप में पैसा कितना मिला, 11,500 रुपए। ठीक है, हमें चाहे जिस मर्जी रूप में, हमें पैसों से मतलब लास्ट में कितने मिल जाएंगे। अब बारी आई, कहता मार्केट कोटेशन ऑन 31/3/2010 शोड अ वैल्यू ऑफ 220 रुपए फॉर द शेयर ऑफ एम एंड 290 रुपए फॉर द शेयर ऑफ एन रिस्पेक्टिवली। 220 एंड 290। तो एम के शेयर्स की अब वैल्यू कितनी है, 220, और एन के शेयर की वैल्यू कितनी है, 290। ये वाले मेरे पास शेयर थे 500, ये वाले मेरे पास शेयर थे 1000। तो क्या आप अपने पोर्टफोलियो को इसको बेच के कितना पैसा मिल जाएगा इस दिन पे, क्या वो कैलकुलेट कर सकते हो? द आंसर इज होपफुली यस। और वो कितना आएगा, 2,20,000 यहाँ पे, और 290 इंटू 500 इज इक्वल टू 1,45,000 यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल पैसा मिला कितना आपको, 1,45,000 प्लस 2,20,000 प्लस 11,500, तो कितना पैसा मिला, 3,76,500। तो क्या रिटर्न निकल सकते हैं? यही पहले पार्ट में आपसे पूछा हुआ इसने, एक बार पढ़ भी लेते हैं चाहे पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है आगे चल के, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2010 के लिए रिटर्न निकालो। ठीक है, तो कितनी आएगी मेरे पास रिटर्न यहाँ पे, परसेंटेज रिटर्न। अब आई से इसको बड़े अजीब से तरीके से करता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपने देसी तरीके से करना है। 3,76,500 माइनस 3,50,000 डिवाइड बाई 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज में अगर लिखना है तो, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आता है वो आता है 3,76,500 माइनस 3,50,000, न्यूमरेटर में आ गया 26,500 डिवाइड बाई 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 7.57% अप्रोक्सीमेटली। आंसर इंस्टीट्यूट का भी यही है, पर वो थोड़ा सा घुमा फिरा के करते हैं, हम सीधे सीधे रास्ते चलते हैं ना। हम कभी भी क्वेश्चन वाइज जो है वो कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाते हैं, हम जो कॉन्सेप्ट सीख के आए हैं उसी के अकॉर्डिंगली चलना है हमेशा, है ना। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। अब आया अगले साल के लिए, नेक्स्ट कहता वो हमें कि जब नेक्स्ट ईयर शुरू होता है, कहता ऑन 1/4/2010 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स इंडिकेट दैट द डिविडेंड फ्रॉम एम लिमिटेड एंड लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 आर लाइकली टू बी 20% एंड 35% रिस्पेक्टिवली। कहता अगले साल के लिए वही 10 रुपए की बजाय 20 रुपए डिविडेंड देने की संभावना लग रही है, और 3 रुपए वाले के 3.5 रुपए डिविडेंड देने की संभावना लग रही है। एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मार्केट कोटेशन ऑन 31 मार्च 2011 आर एज फॉलोज। उसके अगले साल के लिए ये प्राइस हो सकता है। अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है और प्राइजेस अलग अलग ये हो सकते हैं, तो क्या एक एक्सपेक्टेड प्राइस निकाला जा सकता है? आंसर इज यस। तो आप लोगों के पास एक्सपेक्टेड प्राइस भी निकल जाएगा, डिविडेंड जितना मिलेगा वो वैसे मिल जाएगा, ओपनिंग वैल्यू हमारे पास इन्वेस्टमेंट की आ सकती है। अब अगर अगले पार्ट में पूछा हो कि अगले साल के लिए रिटर्न निकालो, 2010-11 के लिए रिटर्न निकालो, तब मुझे जरा सा सोच के बताना, 2010-11 के लिए अगर रिटर्न निकालनी है तो जो ओपनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो कौन सी होगी, 3,50,000 की 3,76,500? सर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हमारे पास नॉट 3,76,500 बट जो क्लोजिंग की वैल्यू आई थी टोटल। अब एक बार के लिए ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। 10-11 की अगर बात करें तो ये था 1/4/2010, 31/3/2011। तो यहाँ पे जो मेरे शेयर थे उनकी वैल्यू थी ये, एक की 220 रुपए थी और दूसरे की 290 रुपए थी, 2,20,000
प्लस 1,00,000 290 इंटू 500 1,45,000। आप ऊपर देख भी सकते हो एक बार अपने पास, प्लस 2,20,000। तो ये आपकी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 3,65,000 रुपए की। यहाँ पे फिर से डिविडेंड क्या मिलने के आसार हैं? जो आपके पास 1,000 शेयर है उसके ऊपर तो 20 रुपए का डिविडेंड 20% देने की बात कर रहा है वो, तो हमेशा किसके ऊपर होगा? वो फेस वैल्यू के ऊपर। और जो 500 शेयर है उसके ऊपर 3.5 रुपए, 1750। तो डिविडेंड कितना मिलने के आसार लग रहे हैं हमें? 21,750। और मार्केट प्राइस कितना हो सकता है? एम का जो मेरे पास 1,000 शेयर हैं उसका मार्केट प्राइस क्या हो सकता है, और एन के जिसके मेरे पास 500 शेयर हैं उसका मार्केट प्राइस क्या हो सकता है? अब हमें वो कैसे निकालना पड़ेगा, एक बार खुद कैलकुलेट जरूर करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। मैं आप लोगों के लिए ये कैलकुलेशन जो एक्सेल में कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो प्राइस है, और साथ में यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, और साथ में प्राइस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड प्राइस। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी थी गिवन इस क्वेश्चन में 0.20, 0.50, 0.20, 0.50, 0.30। हमेशा टोटल कितना होना चाहिए? 1। ठीक है। प्राइस क्या क्या हो सकता है इसका? 220, 250, 280, 220, 250, 280। ठीक है, आपने अपनी तरफ से करनी है कैलकुलेशन, मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सिर्फ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? एक्स बार भी बोल देते हो जिसको आप लोग, जिसको आप एक्सपेक्टेड प्राइस भी बोल देते हो, इज इक्वल टू उन सबका सम। आपने अपनी तरफ से एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेना है ना। तो ये इसके आसपास आएगा आपका 253 रुपीज। ठीक है। तो अगर 253 रुपए का एक शेयर हो चुका है तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? 253। ठीक है। तो 2,53,000 रुपए। और 500 वाले शेयर की वैल्यू कितनी हो चुकी है? इसके क्या क्या प्राइस हो सकते हैं? इसके प्राइस होते हैं 290, 310 और 330। ठीक है। तो इन प्राइसेस के साथ भी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके हम लोग एक बार के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। इसके प्राइस है, प्रोबेबिलिटी सेम ही थी, प्राइस इसके 290 हो सकता है, 310 या 330। 290, 310 या 330। तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस ऑटोमेटिकली मेरे पास तो एक्सेल ने कर दिया काम, आप लोगों ने एक बार जरूर कर लेना है प्रैक्टिस खुद। कितना आ गया? 312 रुपये, है ना। तो जल्दी से यहाँ फिल करो, दूसरे साल का आंसर भी आ गया 312 रुपये। तो 312 इंटू 500, 1,56,000। तो टोटल कितनी रिटर्न मिलेगी हम लोगों को? टोटल इज इक्वल 1,56,000 प्लस 2,53,000 प्लस 2,53,000 प्लस 1,56,000 प्लस 21,750 का मिलेगा डिविडेंड। तो 4,30,750। सेकेंड ईयर के लिए परसेंटेज रिटर्न वही तरीका, कोई नया फॉर्मूला नहीं। पैसे मिले कितने? 430,750 माइनस 3,65,000 डिवाइड बाई 3,65,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक बार कैलकुलेट करके देखो। अप्रोक्सीमेट आंसर इज 18.014%। जो ICI का आंसर है वो है 18.01%। पर वो इसको करने के लिए जो तरीका लगाते हैं वो बहुत लंबा तरीका है, वो आपने फॉलो नहीं करना है। आंसर्स आपके बिल्कुल डॉट बाय डॉट मैच करेंगे। सो ये आप लोगों के पास था इसका सेकेंड पार्ट। इसके बाद आपके पास था, इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट।
अगेन बेसिक वो हम कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, बट चलो एक बार इसमें भी कर लेते हैं। कहता है एडवाइज एक्स कंपनी लिमिटेड ऑन द कंपैरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट्स बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच केस। दोनों के केस में आपको क्या पूछी हुई है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का एक बार मुझे फॉर्मूला याद करा देना, क्या होता था? एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का सम टोटल का अंडर रूट। ठीक है, तो वो एक बार के लिए हम लोगों के पास आधी कैलकुलेशन तो मैंने की हुई है, आप लोगों ने भी की हुई है एक्स बार तक, उसके आगे करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक बार के लिख रहा हूँ, x माइनस एक्स बार, यहां लिख रहा हूं मैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। तो यही सेम यहां पे नीचे भी। अब यहां पे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। x जो है वो प्राइस और x बार जो है वो साइंस का बहुत ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे फर्क नहीं पड़ता, बट जब कोवेरिएंसेस वगैरह निकालते हो आप लोग तो बहुत ध्यान से करने हैं। x माइनस एक्स बार, x ये होती है वैल्यू आपकी x बार। ये कई क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं प्रैक्टिस। अब करना है इसका हम लोगों ने स्क्वायर। या स्क्वायर के साथ सीधा ही यहाँ पे मैं साथ ही लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी भी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ये आ गया। आप लोगों ने एक बार कैलकुलेट करके जरूर देख लेना। एक्सेल में मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है कि मैं कैलकुलेटर यूज करने से बच जाता हूँ, बट आपको एग्जाम में एक्सेल अलाउड नहीं है ना। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीजें बार बार कर चुके हैं, मैं लिख के भी इनकी काफी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा चुका हूँ, तो अब मैं इनको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बट आपने चाहे वीडियो को पॉज करके से ही एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेनी है ये वैल्यूज को, है ना। तो इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे इसका टोटल करूंगा तो क्या ये स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी कि वेरिएंस आएगा? सर वेरिएंस आता है, ये वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी होगी? इसी का अंडर रूट। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आया स्टैंडर्ड डेविएशन का वो है कितना? 21। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है वो आंसर निकल कर आ गया। अगर सिमिलर वे से आप दूसरे वाले पार्ट का भी करोगे कैलकुलेट तो ये सेम ही आंसर आप लोगों को मिलेगा। पर आंसर उस सिचुएशन में आंसर वैसे ही निकलेगा, कई क्वेश्चंस आप कर चुके हो, पर आंसर उसका होगा अगेन 14 ना कि 21। तो ये आपसे तीसरा पार्ट पूछा हुआ था। एक बार वीडियो पॉज करके चाहे 5 मिनट के लिए आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फिर आगे चलना है। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको कंप्लीट कर लो, फिर जल्दी से हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद होपफुली आपने पॉज करके एक बार कंप्लीट कर लिया होगा वो क्वेश्चन, है ना। अब एक बार के लिए मेरे साथ में अगले टॉपिक के ऊपर जो हम लोगों ने शिफ्ट करना है, अगले टॉपिक अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है। ये भी जो हम लोग अभी पोर्टफोलियो में कर चुके हैं उसके साथ इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट का कोई बड़ा ज्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं है, पर यह है कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में नॉर्मली आ जाता है 8 मार्क्स में। ठीक है, हेडिंग देना है अपने पास, टॉपिक का नाम है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टेक्निक्स को। टॉपिक का नाम है पोर्टफोलियो, और ध्यान से समझनी है। क्रैम करने बैठोगे तो 3 टेक्निक्स हैं, एक का भी पता नहीं चलेगा। अगर समझ के जाओगे तो कोई दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टेक्निक्स। और हमने म्यूचुअल फंड के दौरान भी 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस आई थिंक पेंडिंग रखे थे, और उसके अलावा एक क्वेश्चन और जो पीएम में म्यूचुअल फंड के दौरान प्रिंटेड है वो वैसे इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट आएगा पोर्टफोलियो में, जिसके लिए मैं अभी आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, तो वो मैं दोबारा एग्जांपल जल्दी से रिवाइज करा दूंगा वैसे आप लोगों को। पर ये ध्यान से हम लोगों ने पहले तो कॉन्सेप्ट समझना है कि है क्या चीज, फिर उसके बाद जो हम लोग आगे चलेंगे। अब जब बारी आती है आप लोगों के पास पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टेक्निक्स की, तो इसका मतलब क्या है? मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कोई एक पोर्टफोलियो है आपने बनाया हुआ, वो पहले बैलेंस्ड था, फिर उसमें कुछ चेंज हुआ, कुछ दिक्कत आई और वो अनबैलेंस हो गया बेचारा,
और अब उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है वो हम डिटेल में अब सीखेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि सर जो पोर्टफोलियो बनाना है, जिसको कि पहले जो बैलेंस्ड होगा और बाद में अनबैलेंस हो जाएगा एंड ऑल, वो किस किस चीज का बनाना है, किस किस तरह की सिक्योरिटी का बनाना है। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। वन इज कॉल्ड डेट सिक्योरिटी, द सेकंड वन इज कॉल्ड इक्विटी सिक्योरिटी। अब डेट का क्या सिस्टम होता है कि अगर आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीद लिए, किसी बैंक में एफडी करा दी, कुछ कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक फिक्स्ड रिटर्न मिलती है 8%, 4%, 10%, 12%, पर उसकी वैल्यूज कोई फ्लक्चुएट नहीं होती। वो जितनी वैल्यू का आपने मान लो एफडी करा तो एफडी की वैल्यू तो वही रहेगी ना। हाँ, इंटरेस्ट आपको होता है 5% मिले, 7% मिले, 10% मिले। ठीक है, जो आपकी इक्विटी होती है, अगर आपने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया, ठीक है, तो इक्विटी तो मार्केट के साथ साथ क्या इक्विटी शेयर्स की वैल्यू रोज ट्रेड होने की वजह से क्या चेंज होती रहती होगी? द आंसर इज यस सर। अब जब ये इक्विटी की वैल्यू रोज रोज चेंज होती है तो दिक्कत क्या आती है कि शुरुआत में मेरे पास मान लो 1 लाख रुपए थे, मैंने उसमें से 50,000 डेट में लगा दिया, 50,000 इक्विटी में लगा दिया। ठीक है, अब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब मैंने चेक किया तो डेट की वैल्यू तो 50,000 ही रहेगी क्योंकि वो मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज नहीं होती। पर जब मैंने इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है तो जैसे मार्केट रेट चेंज होगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी, उसकी वजह से मेरी इक्विटी का जो 50,000 था वो हो सकता है कि 30,000 रह गया हो सकता है कि 80,000 पहुंच गया हो। ठीक है, दैट मीन्स जो बैलेंस मैंने स्टार्टिंग में इसमें रखा था 50-50 का, अब वो बैलेंस मेंटेन्ड नहीं है जब मैंने चेक किया। ठीक है, तो अगर अब वो बैलेंस मेंटेन्ड नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा उस सिचुएशन में, उसको दोबारा से किसी ना किसी तरीके से रीबैलेंस करना पड़ेगा। और उसी रीबैलेंसिंग की टेक्निक को क्या बोलते हैं हम लोग? पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग टेक्निक्स। जब एक पोर्टफोलियो में डेट और इक्विटी का जो इनिशियल प्रोपोर्शन मेंटेन किया होता है, उसमें हर एक इंटरवल के बाद, क्योंकि इक्विटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, डेट की तो नहीं, पर वो स्टार्टिंग के कंपैरिजन में तो चेंज हो जाता है, और इसलिए हमें क्या करना पड़ता है वहां पे, फिर हमें उसको दोबारा से रीबैलेंस करना पड़ जाता है। अब आपने ध्यान से समझना है कि हम लोग ये रीबैलेंसिंग का काम आखिरकार करेंगे कैसे और कौन कौन सी 3 टेक्निक्स हैं। पहली 2 जो हैं उनके ऊपर कम क्वेश्चन आते हैं, तीसरी के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन आ ही जाता है आप लोगों को। पर बहुत ध्यान से समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको पहले म्यूचुअल फंड में भी करा चुका हूं, एक बार मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान से आप लोगों ने मुझे बताना है ना, और सोचना है, कुछ भी क्रैम नहीं करना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी एक पर्टिकुलर डे पे आपने रिलायंस के 1,000 शेयर्स परचेज किए और उस दिन पे रिलायंस के एक शेयर का रेट चल रहा था 500 रुपए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी, जिसमें यही एक ही काम किया बस आपने, तो क्या बता सकते हो? बता सकते हैं सर, कौन सी दिक्कत है? कितनी वैल्यू हुई होगी यहाँ पे? 5 लाख रुपए। 500 इंटू 1,000, 5 लाख रुपए का आपका क्या है? पोर्टफोलियो है ना। अगर मैं आपसे पूछूं किसी कुछ दिन के बाद, मान लो 10 दिन के बाद, ये 500 रुपए वाला शेयर जो है 600 रुपए का हो जाता है। मैंने और कोई जानकारी आपको नहीं दी, पर आपका जो मार्केट में जब आपने चेक किया तो उसका शेयर का प्राइस अब 500 की जगह कितना हो चुका है? 600। तो क्या अब भी मुझे आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बता सकते हो? बता सकते हैं सर। कितनी हो जाएगी वो? 6 लाख हो जाएगी। अब दिक्कत यह है कि आपने निकाली कैसे? एक तो तरीका आपने लगाया सर, हमने 1,000 शेयर जो हमारे पास पड़े उसको मल्टीप्लाई कर दिया आज के प्राइस का, बिल्कुल ठीक किया आपने। अब इसी को लिखने का एक और तरीका भी होता है जो म्यूचुअल फंड में भी सीखा था, यहां मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा आपको। कल को अगर मैं पूछूं आपसे कि 400 रुपए रह गया ये प्राइस उस रिलायंस के शेयर का, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 4 लाख रुपए। करेक्ट और नॉट? आंसर इज यस सर। ठीक है, अब इसमें जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हमने कैसे किया? जो नंबर ऑफ शेयर थे उसको मल्टीप्लाई करते गए आज के प्राइस से, तो मेरे पास आज के पोर्टफोलियो की वैल्यू निकलती चली गई। पर अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे घटनाक्रम में एक जरा सा चेंज कर दूं, मैंने यहां से ये लाइन मिटा दी, मैंने आपको सिर्फ क्या बताया? मैंने आपको कहा कि जी मैंने ना एक 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, और जिस दिन मैंने वो 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी उस दिन पर एक शेयर का प्राइस था 500 रुपए, और आज उस शेयर का प्राइस हो चुका है 600 रुपए। तो आप मुझे जो है वो क्या बताओ कि आज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी
होगी। अब देखो तरीके आप कई लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मैं फटाफट से बोलने की कोशिश करूं तो एक तरीका तो सीधा सीधा लग जाएगा, और वो क्या होगा कि 5 लाख रुपए की वैल्यू जिस दिन थी डिवाइड बाई उस दिन का एक शेयर का प्राइस। अब इसको आप चाहे ये बोलो कि मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, या ये बोल लो एक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ, मल्टीप्लाइड बाई आज का प्राइस। तो क्या मेरे पास 6 लाख का पोर्टफोलियो की वैल्यू निकल आएगी? द आंसर इज यस। और इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें जब भी रीबैलेंसिंग करनी है तो पहले उस दिन पे इक्विटी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तभी जो है वो रीबैलेंस करेंगे, कि वो बैलेंस हिला हुआ होगा तो उनको क्या करेंगे फिर हम लोग रीबैलेंस करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं बोलूं अगले दिन या अगले 10 दिन बाद, अगले 20 दिन बाद, कभी जब 400 रुपए हो गया मार्केट प्राइस उस शेयर का, तो पोर्टफोलियो की वैल्यू बताओ कैसे निकलेगी? 6 लाख रुपए की वैल्यू जिस दिन थी डिवाइड बाई उस दिन का शेयर प्राइस। उस दिन का शेयर प्राइस कितना था? 600, मल्टीप्लाइड बाई आज का शेयर प्राइस, तो भी आएगा कितना ये फिर आपके पास? 4 लाख रुपए, जो लॉजिकली हमने निकाला था उतना ही आंसर आ जाएगा। आप एक बार चाहो तो चेक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या कर लोगे? अगर इसी जगह पे मैं आप लोगों को बोलूं कि जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट करी उस दिन पे सेंसेक्स चल रहा था आपका 25,000 पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, और मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी? 4 लाख रुपए की कर दी, और कोई दिन आया जिस दिन मान लो 10th डे पे, डे 10 आया, उस दिन पर ये सेंसेक्स की वैल्यू जो है वो 28,432 हो चुकी है। तो आज मुझे अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बताओ। तो हम बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि जिस रेट से, जिस तरीके से आप लोगों का इंडेक्स कम या ज्यादा हो रहा है, मैंने क्योंकि इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है इसलिए मेरी इक्विटी की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रही होगी। कैसे सर? वही तरीका, 4 लाख रुपए उस दिन का पोर्टफोलियो की वैल्यू डिवाइड बाई उस दिन का इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई आज का इंडेक्स। तो क्या मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी? 4 लाख डिवाइड बाई 25,000 इंटू 28,432, 454912। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को। अगर मैं कभी बोलूं कि अगले किसी दिन पे चेक किया हमने, डे 20 पे चेक किया, तो उस दिन पे ये हो चुका था 27,432, तो अब मुझे बताओ कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, 4,54,912 डिवाइड बाई उस दिन के इंडेक्स की वैल्यू 28,432 मल्टीप्लाइड बाई आज की वैल्यू 27,432, तो फिर कितना आ जाएगा? 27,432, 4,38,912 रुपए। तो ये तरीका है आप लोगों के पास आज के दिन की करेक्ट वैल्यू निकालने का, क्योंकि अगर करेक्ट वैल्यू निकालना नहीं आई तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी ढंग से सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये हमेशा ध्यान में आप लोगों ने रखना है। क्या हम चल सकते हैं आगे? अब होपफुली यस। अब मेरे पास आता है इसके क्या क्या रीबैलेंसिंग टेक्निक्स हैं और कैसे कैसे रीबैलेंस इसको किया जाता है। तो उसमें देना है आपने पहला हेडिंग, पहली रीबैलेंसिंग टेक्निक आप लोगों के पास जो है उसका नाम है बाई एंड होल्ड पॉलिसी। इसका एक और नाम भी है टू डू नथिंग पॉलिसी। और इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है आप लोगों के मोबाइल में लगा हुआ सुबह जल्दी उठने का अलार्म। और खासकर जिस दिन आपने कहीं जाना ना हो, अगले दिन जैसे छुट्टी हो, ठीक है, तो उस दिन पर, जैसे आज आप लोगों की छुट्टी है, तो अगर आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ हमने घड़ी मोबाइल में अलार्म तो लगाए थे, आप लोगों को पता नहीं, मैं जरूर ऐसे करता हूँ, जब जैसे हमारी जब प्रोफेशनल लाइफ में बड़े बिजी हम लोग हो जाते हैं, तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मैं जरूर अलार्म लगा के सोता हूँ। सर ऐसा क्यों? हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो मजे से उठते हैं उस दिन। मैं इसलिए अलार्म लगा के सोता हूँ कि वैसे ही मैं 9 बजे उठूंगा तो क्या मजा उस चीज का, है ना। पर अगर मैं सुबह 5 बजे एक बार उठूंगा और उसके बाद मैं अलार्म बंद करूंगा और फिर मैं ये फील लूंगा कि हाँ यार इस टाइम मैंने उठना था, अगर कोई क्लास होती, अगर कोई काम होता, पर अब मेरी छुट्टी है, इसलिए इसका क्या लिया जाए, थोड़ा मजा लिया जाए, उस फीलिंग को एंजॉय किया जाए। ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो बाइक पे भी जाने में दिक्कत थोड़ी होती है, गाड़ी चलाते हो तो इसी चीज का फील आता है कि यार बारिश लगी हुई है, बाहर धूप लगी हुई है तो हमें नहीं लग रही, अदरवाइज तो बाइक भी अच्छी होती है ना। सेम सिचुएशन यहाँ पे है
कि आपके पास जब आपकी अगले दिन छुट्टी है, आपने अलार्म लगाया हुआ था, आपका अलार्म बजा, आप उठते हो, आप टाइम देखते हो और फिर सो जाते हो, हाँ या नहीं? आंसर इज यस। ठीक है, इसी पॉलिसी को यहां पे बोला जाता है बाई एंड होल्ड पॉलिसी। मतलब क्या सर? अब मतलब पे आते हैं। मतलब ये, हम लोग क्या करेंगे, हम हर एक रीबैलेंसिंग डेट पर उठेंगे, चेक करेंगे कि मेरी इक्विटी की वैल्यू कितनी हो चुकी है, ऊपर जा नीचे जाती जाएगी वो एज चेंजेस इन द इंडेक्स, और मेरी डेट की वैल्यू तो उतनी ही है, तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गई है, वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है ना। हम उठेंगे, वो चेक करेंगे वैल्यू को, और कुछ नहीं करेंगे और फिर सो जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट, वैल्यू निकाल के चेक करके उसके बाद कुछ भी नहीं करना होता। इसलिए इस पॉलिसी का नाम क्या है? टू डू नथिंग पॉलिसी या बाई एंड होल्ड पॉलिसी। और इसलिए इसका क्वेश्चन ज्यादातर पेपर में नहीं आता है, पर फिर भी अगर कभी हो ही तो हम लोगों को करना आना चाहिए। और मैं जल्दी से एक एग्जांपल यहां लिख रहा हूं, आप लोगों ने भी लिखना है। वो सेम एग्जांपल हम अगले दोनों मॉडल्स के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसको आपने मेरे साथ साथ सीख लेना है। पता चल गया टू डू नथिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, बाई एंड होल्ड पॉलिसी का मतलब क्या है? बाई एंड होल्ड पॉलिसी का मतलब है कि उठना है सुबह, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि चेक करना है कि मेरी इक्विटी की वैल्यू बढ़ गई है कि कम हो गई है, डेट की तो उतनी होगी, और बाद में उसको बंद करके फिर सो जाना है। डन। अब सबसे पहला एक एग्जांपल लिखो जल्दी से यहां। मान लो डे, सर रीबैलेंसिंग एक्चुअली करनी कितने दिनों बाद होती है? ये हर पर्सन का, हर इन्वेस्टर का अपना अपना व्यू होता है। कोई चाहता है कि मैं हर 10 दिनों बाद चेक करता रहूं, कोई चाहता है कि मैं साल बाद चेक करूं, कोई कहता है कि महीने महीने बाद चेक, कोई कहता है रोज ही चेक करना है। दिस प्योरली, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, दिस प्योरली डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। सो दिस इज डे 0 बोल लो, 1 बोल लो, ठीक है। इस दिन पर वैल्यू ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 50,000 and value of debt investment is equal to 50,000। तो हमने कितना कितना पैसा लगाया? 50-50, अगर देसी शब्द में बोलो तो 50-50 पैसा लगा दिया है ना। तो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी हो गई डे 1 पे? जितना पैसा लगाया हमने इन दोनों में मिला के 1,00,000 रुपए, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंडेक्स, वैल्यू ऑफ इंडेक्स या सेंसेक्स बोल देते हो आप इसको। यहां मैं लिख रहा हूं डे, यहां मैं लिख रहा हूं वैल्यू। डे मैंने लिखा यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखा मैंने 10th, यहाँ लिखा 20, यहाँ लिखा 30। 0 डे पे इंडेक्स की वैल्यू थी 24,430, 10th डे पे थी 29,432, 20th डे पे थी 27,312, और 30th डे पे थी 30,322। कुछ भी ले सकते हो, चाहे कॉन्सेप्चुअली अगर आपको समझ आ गया तो कुछ भी पॉइंट इसमें ज्यादा नहीं। तो ये वैल्यूज थी, जल्दी से नोट करके मेरे साथ साथ चलना है। अब अपने पास लिखना रीबैलेंसिंग अंडर सॉल्यूशन, रीबैलेंसिंग अंडर बाई एंड होल्ड पॉलिसी, रीबैलेंसिंग अंडर बाई एंड होल्ड पॉलिसी। करना क्या है, दोबारा याद करा दूं। उठना है, पोर्टफोलियो में चेक करनी है इक्विटी की वैल्यू क्या हो चुकी है, डेट की वैल्यू क्या हो चुकी है, फिर सो जाना है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अलार्म याद रख लेना अपना, है ना। अब यहां पे आया मेरे पास, यहां शुरुआत में लिखने के लिए कैसे लिखना है आपने? इक्विटी, डेट एंड टोटल पोर्टफोलियो। इक्विटी की वैल्यू क्या है? डे 0 पे लिख रहा हूं मैं, जो आज का दिन है। यहाँ पे इक्विटी में कितना पैसा लगाया? 50,000। डेट में कितना लगाया? 50,000। और टोटल कितना पैसा लगाया पोर्टफोलियो में? 1,00,000, ठीक है। अब 10th डे आया और हमारा अलार्म बजा, ठीक है। डे 10 पर मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ बिफोर रीबैलेंसिंग। अब रीबैलेंसिंग वैसे करना भी कुछ नहीं, आफ्टर रीबैलेंसिंग इतनी लिख देंगे, पर पहले एक बार के लिए कैलकुलेट तो करके दिखाएं। अब ध्यान से मेरे साथ, अभी भी किया था, 50,000 रुपए की वैल्यू जिस दिन ये पैसा लगाया था उस दिन पे इंडेक्स कितना था? 24,430। आज के दिन पे इंडेक्स कितना है? 29,432। तो क्या हो चुकी होगी इक्विटी की वैल्यू? चेक करो। 50,000 डिवाइड बाई 24,430 मल्टीप्लाइड बाई
29,432, तो इट विल बी इक्वल टू 60,237 रुपये। सर फ्रैक्शन लेने हैं, यू कैन इग्नोर। डेट की वैल्यू कितनी होगी 50,000। अगर इक्विटी की वैल्यू बढ़ चुकी है, डेट की उतनी ही है, तो उस सिचुएशन में आपके टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी हो चुकी है 1,10,237, 1,10,237। तो ये हो गया। यहाँ पे लिखना अपने पास अगले क्वेश्चन के लिए, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, चेक कर लेना कि रीबैलेंसिंग के लिए अगर कुछ करना होता तो हम यहाँ पे करते। शुरुआत में जो 50-50 था हमारे पास इक्विटी और डेट, क्या वो 50-50 रहा? नहीं रहा सर। पर फिर भी इस पॉलिसी के अंदर अगर आप रीबैलेंसिंग कर रहे हो तो आपने कुछ भी करना नहीं, ठीक है। तो रीबैलेंसिंग के नाम पे आपने चुपचाप से उसका स्नूज दबाकर सो जाना है दोबारा से, ठीक है। तो यहां लिखना है आफ्टर रीबैलेंसिंग भी ये 60,237, ये 50,000 और ये 1,10,237। बस ये हो गई रीबैलेंसिंग। तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब थोड़ा सा जल्दी से चल के मेरे साथ साथ, जब आया डे 20 तो उस दिन पे क्या पोर्टफोलियो की वैल्यू फिर से चेंज, जो इक्विटी की वैल्यू फिर चेंज हो गई है। आंसर इज 60,237 डिवाइड बाय, अब देखना जरा 60,237 वाले दिन पे कितना था इंडेक्स, 29,432, 29,432 इंटू 27,312। तो देखना जरा इक्विटी की वैल्यू कितनी आएगी, 60237 डिवाइड बाई 29,432 मल्टीप्लाइड बाई 27,312, 55,898, 55,898। और ये तो 50,000 ही रहा, तो टोटल कितना हो गया 1,05,898, 1,05,898। इंडेक्स गिर गया इसलिए इक्विटी की वैल्यू गिर गया, इक्विटी की वैल्यू गिरी है तो आपका पोर्टफोलियो भी गिर जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से रीबैलेंसिंग के नाम पे क्या करना है हम लोगों ने, कुछ नहीं करना सर। तो आफ्टर रीबैलेंसिंग भी क्या डेट की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, ये करके दिखाना होता है बस हम लोगों ने। आफ्टर रीबैलेंसिंग 55,898 और 50,000 की डेट और 1,05,898। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पोर्टफोलियो सिर्फ पहली 2 क्लासेज हैं जो थोड़ी सी फॉर्मूलाज हैं 11th क्लास के स्टैट के, उसका समझने वाला ही। अब इसमें अगर समझ आए तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, 10वीं क्लास से आसान काम है ये। पर अगर समझे ना तो कितने फॉर्मूला आप क्रैम करोगे, हो ही नहीं पाएंगे एट द एंड ऑफ द डे, है ना। अब जल्दी से थर्ड वाले किसकी बात कर लेते हैं, डे 30 पर 55,898 डिवाइड बाई 27,312 उस दिन का इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई आज का इंडेक्स। आज का इंडेक्स था 30,322, 30,322। तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 55,898 प्लस सॉरी डिवाइड बाई 27,312 इंटू 30,322 इज इक्वल टू 62,058, 62058, 62058। डेट इतना ही रहा 50,000, टोटल इज इक्वल टू 1,12,058, 1,12,058। अब जल्दी से क्या रीबैलेंसिंग में कुछ करना है हम लोगों ने, सो जाना है बस उठ के चुपचाप से ना, चेक कर लिया अच्छा बढ़ गई वैल्यू, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात हो गई। फिर हसीन सपनों में हम लोग खो जाएंगे। 62058, 50,000 एंड 1,12,058। तो इसको बोलते हैं हम लोग पहली टेक्निक ऑफ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, दैट इज कॉल्ड बाई एंड होल्ड पॉलिसी या टू डू नथिंग पॉलिसी। समझ में आती है बात हम लोगों को। अब इसके बाद जब हम लोगों ने आगे चलना है,
चलो अच्छा, इसके आगे चलेंगे। बीच में वीडियो कुछ प्रॉब्लम कर रही थी क्रिएट। तो इसके अगला जो आप लोगों का टॉपिक है वो है, या इसी में जो अगला एक कंसेप्ट है, अगली तरह की रीबैलेंसिंग टेक्निक है सेकंड, जिसके ऊपर के आपके म्यूचुअल फंड के चैप्टर में भी पीएम में क्वेश्चन प्रिंटेड है, वो भी हम करेंगे क्लास में। और आज नहीं करेंगे, किसी मिसलेनियस क्लास में करेंगे। पर ये है कि हाँ, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जरूर सीख लेना है। उसका नाम है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। अब कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी क्या है? मिक्स का मतलब क्या है सर? मिक्स का मतलब होता है कि जो प्रपोर्शन है, जब आप लोग कॉस्टिंग भी पढ़ते हो ना, तो उसमें भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आता है कि मिक्स मेंटेन करो, मिक्स वेरिएंस निकालो एंड ऑल। मिक्स का मतलब होता है कि जो प्रपोर्शन, जैसे डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन कितना था। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं क्वेश्चन में, तो पिछले वाले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो उसमें हम लोगों के पास जो मिक्स मेंटेन था वो कितना था? 50-50। डेट का भी 50%, इक्विटी का भी 50%, है ना। अब जब मुझे रीबैलेंस करना है, अगर मैं आपसे ही पूछूं पिछले वाले क्वेश्चन में ही, तो यहां पे जब एक बैलेंस्ड है, 50-50 मेंटेन्ड है एक मिक्स, अगर एक की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी तो क्या 50-50 रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा सर, सामने दिख रहा है नहीं रहेगा वो। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 60,000 हो गया, अब ये 50,000 हो गया, तो क्या ये 50-50 है? टोटल टोटल पोर्टफोलियो ये है। ठीक है, तो अब हमें करनी पड़ता है उसको हर एक रीबैलेंसिंग डेट पर जितना प्रपोर्शन स्टार्टिंग में था वही प्रपोर्शन दोबारा से क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। कैसे करते हैं सर? अब वही सीखते हैं, मेरे साथ जल्दी से चलना है। यहां पे डे 0 की अगर मैं बात करूं, स्टार्टिंग ऑफ द डे की, तो इक्विटी, डेट एंड टोटल, तो ये तो सेम ही आ जाएगा जो पहले लिखा था, सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इक्विटी थी 50,000, डेट भी था 50,000, और ये था 1,00,000 रुपए। अब जब डे 10 आया और मैंने इक्विटी की वैल्यू चेक करना चाहिए, तो 50,000 डिवाइड बाई उस दिन का इंडेक्स की वैल्यू थी 24,430, आज की थी 29,432। 24,430 मल्टीप्लाई 29,432 इज इक्वल टू, अगर बाई चांस मैं कोई कैलकुलेशन के एरर कर दूं तो मुझे बता देना जरूर। 6237, और डेट कितना रहा? 50,000, और टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी होगी फिर? बस 1,10,237, 237। यहां तक जल्दी से आप लोगों ने करना है।